कभी सोचा है कि हम कैसे सुनते हैं? ये सब शुरू होता है कंपन से। जब कोई चीज कंपन करती है तो वो अपने आसपास की हवा को भी कंपन कराती है। ये कंपन हवा में लहरों की तरह चलते हैं और जब ये हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो हम उन्हें ध्वनि के रूप में सुनते हैं। एक ढोल के बारे में सोचो। जब आप ढोल को मारते हैं तो ढोल की खाल तेजी से कंपन करती है। ये कंपन ढोल के आसपास की हवा को कंपन कराते हैं और ये कंपन आपके कानों तक जाते हैं। आपके कान के पर्दे भी कंपन करने लगते हैं और आपका दिमाग इन कंपनों को ढोल की ध्वनि के रूप में समझता है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों के रूप में यात्रा करती है। इन तरंगों को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा, पानी या ठोस चीज। बिना माध्यम के ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। इसलिए अंतरिक्ष में कोई ध्वनि नहीं होती, क्योंकि अंतरिक्ष एक निर्वात है, मतलब वहां कोई हवा नहीं है। हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगों में यात्रा करती है, लेकिन ये तरंगे कैसे चलती हैं? मान लीजिए कि हवा छोटी छोटी उछाल वाली गेंदों से भरा एक बड़ा कमरा है। जब आप कोई आवाज करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप इनमें से एक गेंद को मार रहे हैं। ये टक्कर गेंद को उसके पड़ोसियों से टकराती है और वे अपने पड़ोसियों से टकराते हैं और इसी तरह ये टक्कर एक लहर पैदा करती है जो कमरे में यात्रा करती है। ठीक उसी तरह जैसे कंपन हवा में ध्वनि तरंगों के रूप में यात्रा करते हैं। ध्वनि ठोस पदार्थों में सबसे तेज, तरल पदार्थों में धीमी और गैसों में सबसे धीमी यात्रा करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठोस पदार्थों में अणु एक साथ ज्यादा पास पास होते हैं, जिससे कंपन तेजी से यात्रा कर सकते हैं। गैसों में अणु ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसीलिए कंपन को एक दूसरे तक पहुंचने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी होती है। सभी ध्वनियां एक जैसी नहीं होती, है ना? कुछ ध्वनियां ऊंची होती हैं, जैसे चिड़िया की चहचहाहट, जबकि कुछ ध्वनियां नीची होती हैं, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट। कुछ ध्वनियां तेज होती हैं, जैसे जेट इंजन, जबकि कुछ मंद होती हैं, जैसे फुसफुसाहट। ध्वनि में ये अंतर ध्वनि तरंगों के अलग अलग गुणों के कारण होते हैं। ध्वनि के मुख्य गुण हैं पिच, लाउडनेस और टिम्बर। पिच हमें बताता है कि ध्वनि कितनी ऊंची या नीची है। यह ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति वाली तरंगें उच्च पिच ध्वनियां उत्पन्न करती हैं, जबकि निम्न आवृत्ति वाली तरंगें निम्न पिच ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। एक सीटी के बारे में सोचो, उसकी पिच ऊंची होती है। दूसरी ओर एक टुबा की पिच नीची होती है। लाउडनेस बताता है कि ध्वनि हमें कितनी तेज लगती है। यह ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करता है। बड़े आयाम वाली ध्वनियां तेज होती हैं, जबकि छोटे आयाम वाली ध्वनियां मंद होती हैं। टिम्बर, जिसे टोन रंग भी कहा जाता है, वह है जो विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों या आवाजों को एक ही नोट पर, एक ही लाउडनेस पर बजाने पर भी अलग अलग ध्वनि देता है। यह ध्वनि का वह गुण है जो इसे समान पिच और लाउडनेस की अन्य ध्वनियों से अलग करता है। भाग 4, ध्वनि प्रदूषण, एक बढ़ती चिंता। हम ध्वनियों से भरी दुनिया में रहते हैं, जहां कुछ ध्वनियां सुखद होती हैं, जैसे संगीत या पक्षियों की चहचहाहट, वहीं कुछ अप्रिय और हानिकारक भी हो सकती हैं। इन अप्रिय और अवांछित ध्वनियों को शोर कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण हमारे शहरों और कस्बों में एक बढ़ती समस्या है। इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें शामिल है सुनने की क्षमता में कमी। लंबे समय तक तेज आवाज में रहने से हमारे कानों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है। तनाव और चिंता, लगातार शोर तनावपूर्ण हो सकता है और आराम करना मुश्किल बना सकता है। नींद में खलल, शोर हमारी नींद में बाधा डाल सकता है, जिससे सोना या सोते रहना मुश्किल हो जाता है। हम सभी संगीत सुनते या टेलीविजन देखते समय आवाज कम रखकर शोर वाले वातावरण में ईयर प्लग या नॉइज कैंसलिंग हेडफोन का उपयोग करके और कम शोर वाले उपकरणों और वाहनों को चुनकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। भाग 5, हमारे कान ध्वनि पकड़ने वाले। हमारे कान अद्भुत अंग हैं जो हमें ध्वनि की दुनिया का अनुभव करने देते हैं। वे ध्वनि तरंगों को पकड़ने और उन्हें विद्युत संकेतों में बदलने के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें हमारा दिमाग समझ सकता है। कान 3 भागों में बंटा होता है: बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। बाहरी कान में पिन्ना, कान का दिखाई देने वाला हिस्सा, और कर्ण नलिका होती है। पिन्ना ध्वनि तरंगों को कर्ण नलिका में भेजता है,
जो उन्हें कर्णपटल तक ले जाती है। मध्य कान एक हवा से भरा स्थान है जिसमें 3 छोटी हड्डियां होती हैं, जिन्हें ऑन्सिकल्स कहा जाता है। ऑन्सिकल्स कर्णपटल से कंपन को बढ़ाते हैं और उन्हें आंतरिक कान तक पहुंचाते हैं। आंतरिक कान में कोक्लिया होता है, जो एक सर्पिल के आकार का अंग होता है जो तरल पदार्थ और छोटी बाल कोशिकाओं से भरा होता है। बाल कोशिकाएं कंपन को विद्युत संकेतों में बदल देती हैं, जो श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। भाग 6, ध्वनि की अद्भुत दुनिया। ध्वनि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें एक दूसरे के साथ संवाद करने, संगीत और मनोरंजन का अनुभव करने और अपने परिवेश में नेविगेट करने की अनुमति देती है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम ध्वनि का उपयोग करते हैं। संचार, हम बोलने, गाने और अर्थ बताने वाली अन्य ध्वनियां करने के लिए ध्वनि का उपयोग करते हैं। संगीत और मनोरंजन, संगीत कला का एक शक्तिशाली रूप है जो भावनाओं को जगाने और कहानियां सुनाने के लिए ध्वनि का उपयोग करता है। हम फिल्मों, टेलीविजन शो और वीडियो गेम में मनोरंजन के लिए भी ध्वनि का उपयोग करते हैं। नेविगेशन, कुछ जानवर जैसे चमगादड़ और डॉल्फिन नेविगेट करने और भोजन खोजने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। वे ध्वनि तरंगें उत्सर्जित करते हैं और वस्तुओं के स्थान का निर्धारण करने के लिए गूंज सुनते हैं। चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग शरीर के अंदर की छवियां बनाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। इस तकनीक का उपयोग कई तरह की चिकित्सा स्थितियों का निदान और निगरानी करने के लिए किया जाता है। भाग 7, निष्कर्ष। ध्वनि और हमारी दुनिया। ध्वनि हमारी दुनिया का एक अभिन्न अंग है जो हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से समृद्ध बनाती है। ध्वनि की प्रकृति, उसके गुणों और उसके प्रभावों को समझकर हम उसके अजूबों की सराहना कर सकते हैं और उसका जिम्मेदारी से उपयोग कर सकते हैं। शोर के स्तर के प्रति जागरूक रहकर और जरूरत पड़ने पर कान की सुरक्षा का उपयोग करके अपनी सुनने की क्षमता की रक्षा करना याद रखें और ध्वनि की आकर्षक दुनिया का पता लगाना जारी रखें। आपके द्वारा पसंद किए जाने वाले संगीत से लेकर आपके आसपास की प्रकृति की ध्वनियों तक। अगर आप ध्वनि और अन्य रोचक विषयों के बारे में और जानना चाहते हैं तो लर्न विद डिमरी को सब्सक्राइब करना न भूलें।